बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज छुट्टी का दिन है क्योंकि आपको पता है कि आज जिना डे भी है, उसके साथ साथ क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के यौम पैदाइश के हवाले से थी। तो आज उनका यौम पैदाइश है। 25 दिसंबर 1876 को कायदे आज़म पैदा हुए थे और 148th बर्थडे है आज उनका, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान में। और कुछ हमने तकरीबात का इनेकाद भी देखा, मज़ार कायद पे हाज़री भी देखी। सो इस हवाले से जो तकरीब हो रही है और साथ साथ जो कुछ होगा उस पर हम बात भी करेंगे, आपको अपडेट भी करते रहेंगे। उसके साथ साथ हमारी जो मसीही बरादरी है आज अपनी ईद का त्यौहार मना रही है जनाब। 25 दिसंबर आपको पता है क्रिसमस का दिन होता है और ये जो सेलिब्रेशन है दुनिया भर में होती है और क्रिसमस को बड़े भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है। चर्चेस की बात की जाए, खुसूसी इबादत होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं और आज छुट्टी का दिन भी है। ज़ाहिर है तमाम तर जो हमारी मसीह बरादरी उनको हमारी तरफ से क्रिसमस का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब आगे बढ़ते हुए हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ पैकेजेस हैं, जो एक्टिविटी हुई है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता है हम पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं। मुज़ाकरात का आगाज़ तो हुकूमत और PTI के दरमियान जहाँ पे हो चुका है, मगर दोनों तरफ से एक दूसरे पर जो लफ्ज़ी गोलाबारी है उसका सिलसिला अभी तक नहीं कम हुआ। ख्वाजा आसिफ और अतातार समेत दीगर लीगी रहनुमा PTI की क़यादत को आड़े हाथों ले रहे हैं और उनके मुज़ाकरात को NRO कह लें या डील के ताने भी दिए जा रहे हैं। PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी जो हैं सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम, उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं बल्कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से किए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात NRO के लिए नहीं, गैर मुनसिफाना तौर पर कैद जो रहनुमा है उनकी रिहाई के लिए कर रहे हैं, ऐसा भी कहा शेख वकास अकरम ने। मुज़ाकराती कमेटी का बन जाना और मुज़ाकरात में बैठ जाना एतमाद की बहाली नहीं है जी। उनके मुताबिक जब कोई काम होगा तब पता चलेगा कि कौन किस पर कितना एतमाद करता है। जबकि साबिक सदर जो आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए हैं, 1-1.5 माह में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। हुकूमत कुछ भी कर ले, बानी PTI और अवाम की आवाज़ को नहीं दबा सकती। इनके दिन गिने चुने हैं। मेरा मशवरा है कि अब भी वक्त है किसी तौर पर पीछे हट जाए, बानी PTI को किसी तरह राज़ी करें और रिजीम चेंज के हवाले से जो बात उन्होंने की उसके मामलात को पूरी तरह रिवर्स कर दें। ऐसे सियासी हालात में जी मिलिट्री कोर्ट से 25 शहरियों की सज़ाओं पर जो यूरोपीय यूनियन है और बरतानवी हुकूमत है उसके रद्द अमल के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतों से सज़ाओं पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतों से सिविलियन की सज़ाओं पर तशवीश है, पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं और ऐसा मुनसिफाना ट्रायल भी चाहते हैं जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हो। पाकिस्तानी सियासत और ये जो अमेरिका और इससे पहले हमने यूरोपीय यूनियन और बरतानवी पार्लियामेंट के हवाले से बात की है, इस पर भी हम तज्ज़िया लेंगे। और इसके साथ साथ ये जो मुज़ाकरात का अमल है इसके अंदर ये दोनों जानिब से बयानात आने का सिलसिला किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है, इस पर भी बात करेंगे। तंजीला मज़हर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच तंजीला, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग अरमला, थैंक यू वेरी मच। तंजीला, ये जो मुज़ाकरात हैं इसके हवाले से हम बात भी कर रहे थे और ये मुज़ाकरात तो अपनी जगह पे जारी हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये जो बयानात का सिलसिला है, आप क्या समझती हैं किस हद तक ये चीज़ ठीक है कि एक चीज़ जिसको बड़ी मुश्किल से दोनों जो केले फरीकैन एक बात के ऊपर आए हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, चाहे जिस भी मामले पे हो रहे हैं, 26 नवंबर पे हो रहे हैं, 9 मई पे हो रहे हैं, लेकिन उसके दौरान इस तरह के बयानात आने का सिलसिला? मेरा ख्याल है कि जो नफरतें हैं एक दूसरे के साथ और जो जिदबाजी है बिलखुसूस अगर नून लीग और PTI की बात करें तो वो तो 2 बैठक में ख़त्म नहीं हो जाएगी। क्योंकि जो देखिए मौलाना साहब के बारे में इमरान खान साहब क्या कुछ नहीं कहते रहे, कितने ज़ाती हमले करते थे, लेकिन उनके साथ भी वो बैठ गए और आपको इतनी तिलमिलाहट वहाँ पे भी नज़र नहीं आई होगी। उस बैठने पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ होगा।
लेकिन जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान साहब ने हमेशा अपने फॉलोअर्स को, अपनी पार्टी को, अपनी पॉलिटिक्स को क्योंकि रिवॉल्व उनके अराउंड किया और कहा है कि ये सबसे बड़े डाकू हैं और ये सबसे बड़े चोर हैं, तो दूसरी तरफ भी तो जाहिर बात है लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह हुई है, उन पे जाती हमले हुए हुए हैं। फिर जाती हमलों के अलावा आप देखिए कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई आपने भी ख्वाजा आसिफ का नाम लिया था, राना सनाउल्लाह के साथ हमने देखा था कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में क्या हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि अब ऐसे फरिश्ते तो आपको अपनी सियासत में नहीं मिलेंगे कि वो कहें जी कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, हमने वो दिल साफ किया, सब कुछ माफ किया वाला हिसाब तो यहाँ पे है नहीं, ना कोई इतना ज़र्फ है सियासतदानों में। और मैं ये क्रॉस द बोर्ड सारी जो सियासी जमातें हैं वहाँ पे देखिए, हर सियासी जमात में अच्छे बुरे लोग हैं, हर सियासी जमात में इस वक्त कुछ लोग हैं जो मुज़ाकरात के हामी हैं और उन्हें लगता है कि सियासी हल को ढूंढा जाना चाहिए, और हर ही जमात में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके की सियासत की है उनको उसी तरह का उनके साथ रवैया रखा जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जुमलेबाजी है ये एक हकीकत के तौर पे आपको नजर आती है। ये कल इनकी कोई डील हो भी जाएगी, कोई मुफाहमत पे बात हो भी जाएगी, तो भी जो एक दूसरे के साथ नफरत है, जो एक दूसरे के खिलाफ दिल में गुस्सा है, वो नहीं जाने वाला। वो तो अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग भी कहीं ना कहीं से वापस ले आते हैं, हालांकि उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बड़े जमाने से दस्तखत किए हुए हैं, हुकूमतों में साथ चलते हैं। आप उनके लीडर्स की बैठक देखें, लगता है कि ये एक ही पार्टी है। अदम एतमाद में हमें जो है वो इत्तेफाक होता था सिंध हाउस जाने का, तो नून लीग भी वहां पे ऐसी ही होती थी जैसे लगता था सिंध हाउस जो है ना वो आधा नून वालों का आधा पीपल्स पार्टी वालों का। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि वो कैसे एक दूसरे को आड़े हाथों लेते हैं। लेकिन पीटीआई के मामले में सिर्फ एक छोटा सा मसला ये कि क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप बिलखुसूस इमरान खान साहब ने बहुत पर्सनली अटैक किया है लोगों को, और आपको पता है कि लोग जो है उनकी फैमिली सफर करें, वो खुद सफर करें, तो उसको जरा भूलना मुश्किल होता है। और पीटीआई के लोग भी ऐसे बहुत सारे हैं कि जिनके ऊपर अब ऐसे केसेस बने कि उनकी फैमिलीज ने सफर किया। तो ये एक हीलिंग चाहिए आपको इस पूरे प्रोसेस में, और कोई हीलर आपको ऐसा नजर नहीं आता, कोई ऐसा जादूगर है नहीं कि जो इस पूरे प्रोसेस में हीलिंग की तरफ चीजों को लेके जाए। तो हर कोई जो है वो खुरचता हुआ नजर आएगा, जख्मों को नमक छिड़कता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान में कमी है ऐसे मुदब्बर सियासतदानों की कि जो इस पूरे 26 नवंबर को भी जो कुछ हुआ वो भी कोई बहुत खुशगवार नहीं था, जो 9 मई को हुआ वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सानिया था। तो आप चीजों को ठप करते हुए उनसे आगे नहीं निकल सकते। आपको कुछ चीजों का एतराफ करना पड़ता है, कुछ चीजों की माफी तलाफी होती है, कुछ चीजों का हिसाब किताब होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ब्लेंड होगा सब चीजों का, तो ही हम थोड़े से आगे निकलेंगे, वरना हम 9 मई में फंसे रहेंगे, मुझे तो ये लगता है। अच्छा तंजीला, भी आपने बात की कि माफ़ी तलाफ़ी होती है, चीज़ें ब्लेंड होनी चाहिए, और ब्लेंड करने के लिए एक एक्सेप्टेंस भी होती है। अनफॉर्चुनेटली अभी जिस सियासी जमात की हम बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की, जो सितारे जिसको सदर आसिफ अली जरदारी साबिक सदर जो है वो कह रहे हैं कि सितारे हमारे हरकत में आ गए हैं, आरिफ अलवी साहब, तो आपको क्या लगता है कि ये सितारे जो हरकत में आए हैं ये उनकी फेवर में हैं, जो उनको लग रहा है बज़ाहिर? क्योंकि जब भी कुछ ऐसा हमें एक परसेप्शन बिल्ड होता है कि जी तहरीक इंसाफ के हालात वाक़यात शायद वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा वाक़या होता है जिससे चीज़ें फिर रिवर्स हो जाती हैं। देखिए, आरिफ अलवी जैसे लोग तो मुझे लगता है डिनाइल में हैं। पीटीआई जो है ना वो आती तो हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही है ना, वो कभी भी ये नहीं मानेंगे कि हम कमजोर पड़े हैं। हालांकि आप देखिए उन्होंने जितनी एहतजाजी सियासत करनी थी, आपने ऐसे ही इनकलाब सड़कों पे देख लिए कुछ और मुल्कों में भी। तो जहां इनकलाब आने होते हैं वहां वैसे इनकलाब आ जाते हैं। ऐसे नहीं हो जाता है कि आप जो है वो जत्थे लेके आ जाएं और लीडर आपके गायब हो जाए वहां से, और किसी को बताने वाला कोई ना हो कि वापसी का रास्ता कौन सा है। मतलब सीएम को तो वापसी का रास्ता मिल जाए और बाकी किसी को वापसी का रास्ता ना मिले, ये नहीं होता। तो अब वो कमजोरी तो है पीटीआई के अंदर, पीटीआई की पूरी पार्टी तकसीम है। देखिए पंजाब में, अब पंजाब में नून के लोग क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब पंजाब में आपके लोगों पे रेड इतने नहीं हो रहे जितने वो गिले शिकवे करके अपनी जो है ना वो अपना दामन झाड़ के साइड पे बैठे हैं, वो निकलना नहीं चाहते। तो मुझे ऐसे लगता है कि पीटीआई को अपनी ये जो अंदरूनी एक खलफशार है, जो उनके यहाँ गलतियां हुई हैं, उसको मानने की जरूरत है। ये डिनाइल है कि सदर ट्रंप आएगा तो हमें निकाल लेगा, एमबीएस आएगा हमें निकाल के ले जाएगा। ये बचगाना बातें हैं, और इन बचगाना बातों के पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लगाया है। और थैंक्स टू बहुत सारे यूट्यूबर्स इनके ऐसे हैं, उनके थंबनेल्स देख लीजिए, वो रोज जेल के दरवाजे खोल देते हैं, रोजाना जो है वो अडयाला से इमरान खान साहब को बाहर निकाल देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये लॉलीपॉप्स है जो ये एक दूसरे को दे रहे हैं और उसी में खुश हैं।
वरना आप ये देखिए कि एक कानूनी लड़ाई है और उस कानूनी लड़ाई से भी ज्यादा एक दानिश की लड़ाई है कि आप दानिश्वर हूं और आप जो है वो संजीदगी से इन मामलात को हल करें। केस है, किसी के ऊपर भी केस हो, मैंने देखा है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं उनसे वो कहते हैं जब तक आप जेल के दरवाजे नहीं खोलेंगे, मैं उनसे पूछती हूँ जेल के दरवाजे ऐसे खुल जाते हैं? वो कहते हैं हाँ पाकिस्तान में तो सब कुछ हो जाता है। तो मैं उन्हें कहती हूँ हमने तो कानून में यही पढ़ा है कि अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा है, उसका कोई मंतकी अंजाम होगा, वहां से वो बरी होंगे, तो जेल का दरवाजा तो तभी खुलता है। लेकिन पीटीआई के यूट्यूबर्स ने, पीटीआई के जो वीलॉगर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी को, जो बिलखुसूस जो बाहर बैठे उनके लोग हैं, उन्होंने पूरी पार्टी को अपने पीछे लगाया। वहां वो डॉलर कमा रहे हैं अपने व्यूज लेके, और इनको वो कह देते हैं कि बस ट्रंप आएगा, एक बयान देगा, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। भाई अच्छा यही अमेरिका हम पे बहुत प्रेशराइज करता रहा, हमने एटमी धमाके कर दिए थे। मतलब एक मिसाल दे रही हूँ ना, तो ये बिल्कुल रियलिटी से दूर जाके बातें करते हैं। अच्छा, वही बात है कि आप कह रही हैं कि ये अनरियलिस्टिक एक अप्रोच है तहरीक इंसाफ की, कि उनको लगता है कि किसी के आने के से या किसी के जाने से हालात व वाक़यात बदल जाएंगे। लेकिन तंजीला, अभी मैं रेफरेंस भी दे रही थी, जैसे हमने यूरोपीय यूनियन की बात की और अब अमेरिका के जो अमरीकी दफ्तर ख़ारजा है, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट आई है। मिलिट्री कोर्ट्स पे शहरियों के ट्रायल के हवाले से तशवीश का इजहार किया गया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, पाकिस्तान के मामलात पे ये वाले ममालिक तो बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मुख्तलिफ चीज़ों पे करते ही रहते हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से भी बात होती रहती है। पाकिस्तान में कोई मिसाली हालात तो नहीं है, लेकिन देखिए मेरा ख्याल है इन मुल्कों को पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, उनको भी बिल्कुल उससे डिसरिगार्ड नहीं कर देना चाहिए। 9 मई यहाँ पे रोज नहीं होता और फौजी अदालतों से रोज लोगों को सजाएं नहीं होती। अगर एक 9 मई जैसा वाकया कैपिटल हिल पे हुआ था हमला, तो अमेरिका ने क्या किया है? बरतानिया में भी फसादात हुए, बरतानिया ने उन लोगों के साथ क्या किया है? एक हमारी रियलिटी है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एक फेलियर है, वो एक बहुत बड़ी नाकामी है। हम देखें कि दुनिया में कहाँ रैंक करते हैं, इसीलिए हमने दहशतगर्दी के लिए भी खुसूसी अदालतें बनाई। अब आप देखिए कि अब कुछ ये भी हम देख रहे हैं कि हमने तो खवातीन के साथ जो ज्यादती के केसेस हैं उनके लिए भी हम स्पेशल कोर्स और इस तरह की चीजें बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि रियासत को इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि गैर मामूली हालात से निपटने के लिए, गैर मामूली वाकयात से निपटने के लिए वो गैर मामूली इक़दाम करे। और देखिए, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को इजाजत दी है, और फौजी अदालतें जो है वो हवा में तो नहीं कायम ना, उनका आपने अपने आइन में उनकी गुंजाइश निकाली है। तो अगर इन ममालिक को और इन ममालिक के जो हामी यहाँ पे उनको लगता है कि फौजी अदालतें होनी ही नहीं चाहिए सिरे से, तो उनको फिर भी कोशिश तो सिस्टम के थ्रू ही करनी पड़ेगी। किसी के खत लिखने से तो फौजी अदालतें खत्म नहीं हो जाएंगी ना, कहेंगी हाँ भी 4 खत आ गए हैं तो अल्लाह के फजल से हम फौजी अदालतें बंद करें, ये ऐलान तो नहीं होगा। मामला फिर वहीं पे आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी सिस्टम में रहना है, और इनकी इनकी जो मुनाफकत है ना वो ज्यादा तकलीफ दे है। अपने जमाने में अभी आजकल तो आप देखती, मुराद सईद का क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ है। अपने जमाने में फौजी अदालतों पे ये जो है वो लोगों को सबक दिया करते थे। ये कहते थे नवाज शरीफ का जो फाइनेंशियल केसेस है ना वो भी फौजी अदालतों में चलाए जाने चाहिए। जो कोई किसी उस वक्त कोई एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करता था, ये कहते थे उसको भी फौजी अदालतों में ले जाएं। तो देखें, इनको एक मौका मिला था इन सारी चीजों को दुरुस्त करने का। अगर इनको फौजी अदालतें नहीं चाहिए थी, ये हुकूमत में थे, बड़ी पावरफुल हुकूमत इमरान खान साहब की, खत्म कर देते। नहीं चाहिए, दोबारा हुकूमत में आए। और हुकूमत में आने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आपको आइन और रियासत के साथ चलना है। ये नहीं हो सकता कि आप आइन और रियासत को माने ना, और अगर हमारे आइन में एक लीगल कवर मौजूद है और हमारे कानून ने इजाजत दी है फौजी अदालतों को सजाएं सुनाने की। आप देखें सारे जो ममालिक हैं, बरतानिया भी कहता है जी हम पाकिस्तान के जो कानूनी मामलात उनमें मुदाखलत करना पसंद नहीं करते, लेकिन बाकी पता नहीं बरतानिया को अभी यासीन मलिक साहब को सजाए मौत सुनाई है भारतीय अदालत ने। पता नहीं बरतानिया ने वहाँ खत लिखा है या नहीं। आप अपनी टीम से कहेगा रिसर्च करके आपको बताएंगे भारत पे कितने खत लिखते हैं वो। तो पाकिस्तान में वो ये खत्तो किताबत जो है वहाँ पे आपको पता ही है कि लॉबीज हमारी कितने कितने पैसे लेके, तो ये भी एक दुकान है, चमकी भी है, बस ठीक है। इन खतों से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कि देखिए, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत होना चाहिए, और हमें कोई पैरेलल ऐसी कोर्ट्स नहीं बनानी चाहिए किसी भी मामले पे, दहशतगर्दी से लेके इन ट्रायल्स तक। लेकिन आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना वीक है, आप तो वहाँ पे अभी क्या हुआ है, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट मिसाल ले लीजिए कि जिस शख्स की अपील लगी है वो तो उम्र कैद काट के रिहा हो चुका है, कई साल हो गए उसको रिहा हुए। तो मतलब आप फिर कैसे, तो बरतानिया को, यूरोपीय यूनियन को हमारे मुल्क के हालात का नहीं पता।
अच्छा तंजीला, अभी आपने कहा कि ठीक है इन ख़तों किताबत से कुछ नहीं होता, ये रोज़ का मामला है, और इससे पहले भी हमने देखा है कि जो पार्लियामेंट के अंदर भी चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं। ठीक है, आप सही कह रही हैं कि जो तहरीक इंसाफ को समझ आती थी कि ट्रंप के आने से उनके हालात बदल जाएंगे, आई डोंट नो कि ये क्या उनके माइंडसेट था या क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, लेकिन स्टिल ये जो मज़ाकरात पे मैं दोबारा वापस आती हूँ, हम जिन मज़ाकरात की बात कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ कि हम दो अहम सियासी जमातों की बात करें जो कि एक हुकूमत के अंदर है और जिससे हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि वो एक ऑपोजिशन के तौर पे जमात है, क्योंकि अक्सर तजज़ियाकार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की नाम की तो कोई जमात है ही नहीं, वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। चले उसको भी अगर हम देखें तो आप क्या समझती हैं कि ये अगर दोनों जानिब से कोई सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं किया जाएगा तो ये जो मज़ाकरात के नाम पे हम सारी कौम को या सारे लोग या सारे सपोर्टर्स एक दूसरे को लड़ भिड़ रहे हैं, ये कैसे मामला सॉर्ट होंगे? क्योंकि अगर कोई सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं करेगा तो ये मामला तो इसी तरह से प्रोलॉन्ग होता रहेगा और हम यही सुनते रहेंगे कि 1.5 माह में वो रिहा हो जाएंगे तो मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि अगर मज़ाकरात कामयाब होते हैं तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात के जो TORs हैं वो बड़ी वसी होने चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को विक्टिमाइज करने की बड़ी पुरानी रवायत है, और पहले 2 जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, फिर इमरान खान साहब जो है वो सियासत को 80 और 90 की दिहाई में ले गए और उन्होंने लोगों को वैसे ही विक्टिमाइज किया जैसे 80 और 90 की दिहाई में पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे को विक्टिमाइज करती थी। हमारी सियासत को बहुत पीछे खींच लिया गया है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत सीरियसनेस दिखानी चाहिए, नून लीग को भी सीरियसनेस दिखानी चाहिए। देखिए, ये किसी के छोटे या बड़े होने की बात नहीं है, ये रियासत के ऊपर एक हमला था और इस हमले के जो भी जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में जरूर लाना चाहिए, लेकिन इसको एक इशू बना के किसी सियासी जमात को दीवार के साथ लगा देना और अपनी सियासत चमकाना भी गलत बात है। तो दिल बड़े करने चाहिए और मेरा ख्याल है कि आपको कुछ ऐसे टेंजिबल इसके रिजल्ट्स अपने सामने रखने चाहिए, कुछ चीजें तय कर लेनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान में एक ग्रेटर डायलॉग की भी जरूरत है। देखिए ना, कभी आपकी अदालतें पार्लियामान से लड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, कभी आपके यहाँ बुकला तहरीक की बातें शुरू हो जाती हैं, कभी जजेस आपके सियासतदानों से नाराज हैं, कभी जनरल्स आपके सियासतदानों से नाराज हैं, तो आपके यहाँ मसले तो बहुत हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो शाहिद हकान अब्बासी जैसे लोग और बाकी लोग जो कहते हैं ना कि एक ग्रेटर डायलॉग की पाकिस्तान को जरूरत है, तो एक ग्रेट डायलॉग पाकिस्तान में हो जाना चाहिए जिसमें सारी सियासी जमातें बैठें, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट बैठे, जिसमें अदलिया बैठे, जिसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया भी बैठे। क्योंकि देखिए अरमला, हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये भी है, ये जिस जगह पे आज हम फंसे हुए ना, जहाँ पे झूठ और सच में तकसीम और तफरीक करना बड़ा मुश्किल हो गया है, उसमें हमारे जो दानिशवर हैं उनकी मुनाफिकत ने भी माशाल्लाह से बड़ा किरदार अदा किया है। ये अजीब मुल्क है, सारी दुनिया में जो मुआशरे होते हैं उनको जोड़ के रखने वाले दानिशवर होते हैं, वो आपको आईना दिखाते हैं, वो आपको हकीकत बताते हैं, आपको गाइड करते हैं। हमारे यहाँ तो हमारे दानिशवरों की भी पार्टी है, यानी कि एक दानिशवर एक पार्टी के हामी है, दूसरे दानिशवर, आपको वो शक्ल उनकी नजर आती है, आपको पता चल जाता है किसके हक में बात कर रहे हैं। ना कोई किताब पढ़ता है, ना कोई कुछ लिखता है, बस एक पार्टी पे सारे इल्जाम धरता रहता है, दूसरा एक पार्टी की सारी तारीफ करता रहता है। तो आपके मुल्क में बड़े गहरे मसले मसाइल है, आपकी तालीम का मेयार किधर जा रहा है, आपके नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस मुल्क की डायरेक्शन को अगर आपने तय करना है तो सियासी जमातों को बैठ के कुछ TORs तय कर लेने चाहिए। सियासी जमातों को एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। और जो सबसे बड़ा मसला है, जो कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल इवल है, वो है हमारे इलेक्शन का गैर शफाफ होना। और जिसको जो सूट करता है उस वक्त वो इलेक्शन का हामी हो जाता है। तो एक दफा तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारी जमातें हुकूमतों में रही हैं, अपोजिशन में रही हैं। मेरा ख्याल है कि सिस्टम की तरफ रुजू करना सबके लिए जरूरी है, उसके अलावा आपके पास चारा नहीं है। आप कोई अलग से पूरे सिस्टम को देखें। PTI की आखिरी जो जुमला मैं कहना चाहती हूँ, PTI की ये सोच है ना कि पूरा सिस्टम कोलैप्स करके हम नया कुछ बना लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा पाकिस्तान जैसे मुआशरों में नहीं होता। यहाँ सबको अपनी दाल रोटी की पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई बांग्लादेश वाला सीन नहीं है। और वहां पे भी देखिए कि वहां पे इंकलाब के बाद की सूरत हाल भी कोई बहुत ज्यादा खुशाइन नहीं है ना। फिर शाम की सूरत हाल देखिए वहां पे क्या हो रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान के सिस्टम का ही मसला है और आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। एंड जुमला हम यही कहेंगे, जब तक ये ठीक करने की किसी की विलिंगनेस नहीं होगी तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सिस्टम ठीक होगा। और कोई साइकिल से निकलना नहीं चाहता। थैंक यू वेरी मच तंजीला, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ज्वाइन किया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार तंजीला मज़हर हमारे साथ मौजूद थी, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया दे रही थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और अब हमारे साथ पाकिस्तान के एक निहायत मुमताज़ मौलिज, मुहक्किक और आलमी सेहत के माहिर एक शख्सियत मौजूद हैं जिनकी खिदमात और जिनके काम ने पाकिस्तान को दुनिया भर के अंदर के एक रिकग्निशन दी है, एक एजाज़ से नवाजा है। डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके काम के हवाले से भी जानेंगे और साथ साथ जी थोड़ी सी इनकी इंट्रोडक्शन में करवाती चलूँ कि ये मौलिज हैं, रिसर्चर हैं और उसके साथ साथ आलमी सेहत जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के भी माहिर हैं। ज़चगी के हवाले से जो नवाज़ायदा बच्चे हैं, बच्चों की सेहत के शोबे में अपनी इनकलाबी खदमात के हवाले से जाने जाते हैं और इनकी तहकीक ने जी दुनिया भर में जो सेहत आमा है इसकी वजह से की जो पॉलिसीज़ है उस पर गहरे असरात भी मुरतब किए। ख़ास तौर पर हम उन ममालिक की बात करेंगे जहाँ पर इनकी जो तहकीक है उसने लाखों लोगों की ज़िंदगियों पर पॉजिटिव असरात मुरतब किए हैं और बेहतर भी बनाया है। आलमी सेहत पर जी जच्चा और बच्चा की जो सेहत है उसके हवाले से इनका काम है। इनकी खिदमात के इतराफ़ में कनाडा में जो उनका सिविल एजाज़ है उससे भी नवाजा गया है और पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि डॉक्टर साहब जैसे लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमें एजाज़ हासिल हुआ है कि हम उनसे उनके काम के बारे में जानें, उनके काम के हवाले से बात करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर कि आप हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा बने और हम आपके काम के हवाले से बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब आपकी क़यादत में अगर हम बात करें तो कुछ अहम रिसर्चेज और जिन चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे देखने वालों के साथ इसकी डिटेल शेयर करें। देखें, मेरा जो ग्रुप है जो पाकिस्तान में, अफ्रीका में या कनाडा में काम करता है, ज़्यादातर ये पब्लिक हेल्थ यानी वो इश्यूज जो कि जिनका ताल्लुक पॉपुलेशन हेल्थ से होता है उन पे तहकीक है हमारी। और आज से नहीं, गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से है जहाँ कि हम इस चीज़ की तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि जो लोग रहते हैं ख़ास तौर पे पसमानदा इलाकों में, ऐसे इलाकों में जहाँ लोगों को वसाइल नहीं हैं और रसाई भी नहीं है अस्पतालों तक, वहाँ किन तरीक़ों से सेहत आमा को बेहतर किया जा सकता है। हमारा ज़्यादा काम इसी वास्ते कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के साथ रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम भी शामिल है, जिसमें हमने कई डिस्ट्रिक्ट्स में और सैकड़ों देहातों में उन चीज़ों का मुतालिया किया है कि जिनकी वजह से माओं, नौज़ायदा बच्चों की सेहत को बेहतर किया जा सकता है और जो हमारे यहाँ शरह अमवात बहुत ज़्यादा है उनको उनमें तख़फ़ीफ़ की जा सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने ख़ुद भी कहा कि आपने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के साथ जो कह लें काम किया है और आपका ये काम डेफिनेटली दहाइयों पे मुश्तमिल है। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ जिन इश्यूज़ की हम बात करें, जिन डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें और जहाँ पे पब्लिक हेल्थ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिन पसमानदा इलाकों का आपने जिक्र भी किया, क्या क्या चीज़ें आपकी रिसर्च का हिस्सा रहीं और क्या उससे आपने एक नतीजा निकाला कि कौन से ऐसे बेसिक चैलेंजेस हैं अगर हम इसको ओवरकम कर लें तो ये मसाइल काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं? देखें, इसमें काफ़ी हद तक उन चीज़ों का ताल्लुक है जो कि हम सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहते हैं, वो बुनियादी मुसम्मरात जिनकी वजह से लोगों की सेहत मुतासर होती है। इसमें न्यूट्रिशन, जिसको आप कह सकते हैं कम खुराकी, माओं और बच्चों में हिफ्ज़ान सेहत के असूल पूरी तरह ना फॉलो करना। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक फूड इनसिक्योरिटी से है, गुर्बत से है, और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक हेल्थ वर्कर नॉलेज से है, उन ट्रेनिंग से और एटीट्यूड से है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स इन दूर दराज़ इलाकों में निस्बतन बेहतर काम कर सकते हैं। तो हमने गुज़श्ता कई सालों में इसके मुख्तलिफ पैराओं पर काम किया है, जिसमें माओं की न्यूट्रिशन, जिसको आप सेहत आमा कह सकते हैं, उस पर काफ़ी तहकीक हुई है हमारी, ये देखने के लिए कि कौन सी चीज़ें पाकिस्तान के लिए मुनासिब हैं। हमने ख़ास तौर पे माओं की ऐसे अमराज जिनकी वजह से अमवात हो जाती हैं, सीरियस इलनेस जिनको हम कहते हैं, उस पर भी काफ़ी काम किया है, जिसमें देखने के लिए कि हम किस तरह माओं की शरह अमवात को कम कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमारा ज़्यादा फोकस रहा है नौज़ायदा बच्चों की सेहत पे। नौज़ायदा बच्चे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन हमारी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की शरह अमवात का निस्फ हिस्सा है। यानी कि अगर आप हिसाब लगाएं कि अगर 100 बच्चे कहीं पैदा होते हैं तो उनमें से 50 जो हैं वो पहले 1 महीने के अंदर ही वफात पा जाते हैं। और इन बच्चों की फौतीदगियाँ उन
अमराज की वजह से होती हैं जिनको काफ़ी हद तक जिस पे कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें वक्त से पहले पैदा हो जाना, नहीं फुलागर पैदा होना, इन्फेक्शन, सांस ना लेना नौज़ायदा बच्चों का, और इन चीज़ों का तदारुक अस्पतालों में भी मुमकिन है, मगर इसमें काफ़ी हद तक ताल्लुक घरेलू जो सैनिटेशन, सफाई का, माँ की अपनी एजुकेशन का, नौज़ायदा बच्चों की किस तरह निगहदाश्त की जा सकती है, उनको किस तरह बीमारियों से बचाया जा सकता है, इन चीज़ों पर भी मबनी है पूरा पैकेज ऑफ केयर। और ये मैं और मेरे अहबाब ने काफ़ी अरसे से इस पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को जांच पड़ताल करके देखा है कि पाकिस्तान में क्या चीज़ कामयाब है और क्या चीज़ नाफिज हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रीसेंट बड़ा प्रोजेक्ट है 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, पाकिस्तान के सबसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें हमें क्लियरली अंदाजा हो रहा है कि हम तकरीबन 1/3 अमवात जो हैं उन पे काबू पा सकते हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर डॉक्टर साहब। जैसे आप कह रहे हैं कि 100 में से अगर 50 बच्चे ऐसे इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो जाती है जिनको हम टाइमली अगर डायग्नोज कर लें या उनको डिटेक्ट कर लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी कोलैबोरेशन के हवाले से बात की कि 12 आपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो प्रोजेक्ट है, मैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगी, और जो आलमी तंजीमें हैं जिनको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर रहे हैं या हुकूमती जो इदारे हैं उनके साथ मैं आपकी कोलैबोरेशन के हवाले से भी जानना चाहूँगी कि ज़ाहिर सिंस यू आर वर्किंग इन कनाडा एंड इन पाकिस्तान, तो किस तरह की आपकी कोलैबोरेशन है जो आपके लिए भी हेल्पफुल है और हुकूमत को भी इन सेहत रिलेटेड इश्यूज़ या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस करने में हेल्प हो सकती है? देखिए, हमारा ज़्यादा काम जो कि ग्लोबल पॉलिसी पे है वो ये कि इस तरह की कई चीज़ें जिनके बारे में नॉलेज और इंफॉर्मेशन, जिसको आप कह सकते हैं मुस्बत सबूत जो हैं, वो हमें चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है वो बेहतर है हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में। हमारा काम ज़्यादा है कि हम आलमी इदारे जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यूनिसेफ हो गए, उनको इन चीज़ों को बावर कराएं कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। और उसमें हमें काफ़ी खातिर ख्वाह कामयाबी हुई है, और आज से नहीं, गुज़श्ता 20-25 साल से हम इन इदारों के साथ काम कर रहे हैं। अपनी हुकूमत में पाकिस्तान में काफ़ी हद तक हमारा काम प्रोग्राम्स के साथ मिलकर लाए अमल का तयन करना, इन लेडी हेल्थ वर्कर्स और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के करिकुलम या उनके निसाब को बेहतर करना और उनकी ट्रेनिंग्स और इम्प्लीमेंटेशन को, ओवरसाइट को मजबूत करना। तो ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, इस प्रोजेक्ट का नाम बाय द वे उम्मीद नौ है। ये हमने प्रोजेक्ट आज से कोई 7-8 साल पहले शुरू किया था, और चूंकि ये इतना बड़ा स्केल पे प्रोजेक्ट था, तकरीबन 12-13 मिलियन आबादी पे, और ये प्रोजेक्ट हुकूमत के साथ है, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये हुकूमत के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अस्पतालों में और प्राइमरी केयर प्रोग्राम में। उस प्रोजेक्ट का मकसद भी ये था कि हम ये हुकूमत को बावर कराएं और बताएं कि अगर इन चीज़ों को सही तरीके से नाफिज किया जाए तो पाकिस्तान में भी शरह अमवात में उसी तरह तखफीफ हो सकती है जिस तरह दीगर ममालिक में हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब कह सकता हूँ 6-7 साल के बाद कि इतनी इम्प्लीमेंटेशन के बाद इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो बेहतरी हुई है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की निस्बत कहीं बेहतर है। हालांकि ये डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ज़्यादा पसमानदा थे और हुकूमत पाकिस्तान ने खुद, सूबाई हुकूमत हमने खुद कहा था कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में आप जाएं क्योंकि यहाँ हालात बड़े अबतर हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये मट्टी अगर ज़रा नम हो तो बहुत ज़रखेज़ है और इसमें भी कामयाबी हो सकती है और हुकूमत के अपने प्रोग्राम्स में कामयाबी हो सकती है, बशर्ते कि आप इसको सही तरह अमल करें इस पे, और इनको नाफिज करने के बाद इसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल और मॉनिटरिंग करें, और अगर कहीं चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो उनको फिक्स करें। अकाउंटेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और हमें अच्छा लगता है जब आप जैसे काबिल लोग इस तरह की चीज़ों को एड्रेस भी कर रहे हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपको पता है आज क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है और चर्चेज़ में मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं, मामलात हो रहे हैं। इसी हवाले से हमारी जो नुमाइंदा हैं सादिया मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं।
सादिया से जानेंगे कि इस वक्त वो कहाँ पे मौजूद हैं और हमारे जो मसीही बरादरी के बहन भाई हैं वो किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी सादिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोट लखपत वाली साइड पे जो चर्च है वहाँ पे मौजूद हूँ और आज क्रिसमस के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ चर्चेज़ में तकरीबात रखी गई हैं, दुआई तकरीब हुई हैं सुबह से लेके अब तक जो है वो दुआई तकरीब अभी भी जारी हैं और चर्च के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया है। लाहौर के जो जितने मुख्तलिफ चर्चेज़ हैं वहाँ पर भी इस वक्त दुआई तकरीब जारी है और जो सिक्योरिटी है वो ख़ासतौर पर यहाँ पर सख्त तैनात की गई है ताकि कोई भी जो है वो नाखुशगवार हादसा पेश ना आ सके। इसके अलावा जो मसीही बरादरी है उनका ये कहना है कि आज का जो दिन है वो अपने फैमिली वालों के साथ गुजारेंगे, जबकि उनका भी कहना है कि हमने अमन और भाईचारे के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो दुआ की है कि यहाँ पे जो है वो अमन कायम रहे। इसके अलावा जो है जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं उनका भी यही कहना है कि अपने घरों में जो है वो अच्छे से सेलिब्रेशन जो है हम करेंगे, खाएँगे पिएँगे और आज अपने बच्चों को जो है वो पार्क्स में लेके जाएंगे। जबकि जो हमारी CM है मरीम नवाज़ साहिबा उनकी जानिब से जो है वो भी यही कहा जा रहा है कि आज जो है वो ख़ास करके जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से नज़र रखी जा रही है। CCTV कैमरास के थ्रू भी जो है वो इनको देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। हर आने जाने वाले शख्स को जो है वो चर्चिस की तरफ जाने वाले जितने भी लोग हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। जी ज़बरदस्त। तो मुझे थोड़ी दिखाएं, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट भी करें सादिया कि कोई फेस्टिविटी है। ज़ाहिर है चर्चेस के बाहर बड़ी लाइटिंग वगैरह भी होती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा कैमरा पैन करके हमें दिखाएं। अच्छा, ये बताती मैं आपको चलूँ कि यहाँ पे जो है इस वक्त क्योंकि ये डे टाइम है तो अभी यहाँ पे आसपास जो है वो लाइटिंग नहीं है। और क्योंकि फैमिलीज़ का आना जाना है, ये जो चर्च है ये फ्रंट पे यहाँ से जो है गुजरगाह नहीं है, इनकी बैक साइड पे इबादत गाह है, वहाँ पे ये जाके अपनी इबादत कर रहे हैं। जी ठीक है ठीक है। अच्छा सादिया, वैसे तो हम क्रिसमस पे देखते हैं रात से ही सेलिब्रेशन, इनफैक्ट दुनिया भर के अंदर तो बाकायदा तौर पे प्रॉपर 10 से 12 दिन की छुट्टियां दी जाती हैं क्योंकि वो विंटर हॉलीडेज और क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की फेस्टिविटी हमें देखने को मिलती है, तो आपने भी रात से क्या ऑब्जर्व किया जी, किस तरह की फेस्टिवल के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और किस तरह की फेस्टिविटी आपने देखी है? मैंने जो अभी तक फेस्टिविटीज़ देखी हैं उनमें चूँकि नेशनल हॉलीडे भी दी गई है, आज की भी दी गई है और जो मसीही बरादरी है उनके लिए कल के लिए भी एक हॉलीडे अनाउंस की गई है जिसमें वो अपना कल का दिन भी जो है वो भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे क्योंकि वैसे भी जो है वो आगे जो मसीही बरादरी है उनके मुख्तलिफ जो दफातर हैं वहाँ पर भी उन्हें हॉलीडेज़ दी गई हैं प्रॉपर अपनी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। और आज के दिन जो है वो जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, जो मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ पर केक भी काटे जाएंगे और काफ़ी सारे जो इवन के जो पोलिटिकल दफातर है वहाँ पे मसीही बरादरी के लिए केक कटिंग दैट्स अमेजिंग। और ये अच्छी बात है कि इस तरह की हमें एक्टिविटीज़ देखनी चाहिए भी और इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए अपने बहन भाइयों के साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है कि क्रिसमस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और छुट्टी भी मिलना बड़ा ज़रूरी होता है और उनके साथ सेलिब्रेट करना। थैंक यू वेरी मच सादिया, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। हमारे सेट पे बड़ी कह लें रौनक लग चुकी है। आज हम आपकी मुलाकात एक फ़िल्म की कास्ट से भी करवाएंगे, डायरेक्टर से भी कराएंगे। उसके साथ साथ हम मेरे राइट साइड पे आपको पता है किचन होता है और किचन में भी जब आपको लगे कि आज सुबह सुबह आपको नाश्ता चाहिए तो हम किचन में फ़ौरन से शेफ़ बुला लेते हैं। हमारे पास जी मुक़द्दस अतीक मौजूद हैं किचन के अंदर, हम खुश आमदीद कहते हैं। मुक़द्दस अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक मुक़द्दस, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई और आज आपने हमारे किचन के अंदर रौनक लगाई। क्या बना रही हैं आज आप? मैं बना रही हूँ फ्राइड चिकन सैंडविचेस विद स्मैश्ड फ्राइड पोटैटोज़ और साथ में कोल्ड कॉफ़ी। लवली। चले मुक़द्दस आप अपना काम स्टार्ट करें, मीनवाइल मैं दूसरे मेहमानों का भी तारुफ करवा देती हूँ जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में जी पहला फिल्म फेस्टिवल हुआ है। इस फेस्टिवल की जो मेज़बानी है डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड टीवी फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग पंजाब यूनिवर्सिटी ने की है और इस फेस्टिवल में जी तकरीबन 40 के करीब एंट्रीज आई हैं और इस फेस्टिवल का एक हिस्सा फिल्म कंपटीशन का भी था जिसमें शॉर्ट फिल्म्स का मुकाबला किया गया। पहली 3 फिल्म्स को प्राइज़ मनी कैश दी गई और आज हमारे मेहमान इस बड़े मुकाबले में पहले नंबर पर आने वाली फ़िल्म जो है उसकी कास्टिंग क्रू हमारे साथ मौजूद है। पहला इनाम जीतने वाली इस फिल्म का जी नाम है ट्विस्ट ऑफ फेट और इसे लिखा और डायरेक्ट किया है अब्बू आसी ने
और अबू बकर आसी ने, और अबू बकर इस फिल्म के हीरो भी हैं, जबकि इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बड़े जाने माने राइटर हैं अहमद हमाद साहब। इनके साथ मैं पहले भी कई दफ़ा शोज़ कर चुकी हूँ। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हमने आपको एज ए राइटर उस तरह से देखा है और अब आज आपसे एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हम बात करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ जी हम फिल्म की जो कास्ट है इसका भी तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ बिस्मा भट्ट मौजूद हैं जो कि एज ए हीरोइन उन्होंने इसमें रोल अदा किया है। अली इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं और इस फिल्म के जो मैंने आपको बताया कि लिखा और जो डायरेक्ट किया अबू बकर आसिन, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। अहमद हमाद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी मैं। जैसे मैंने कहा कि एज ए राइटर मैं आपको जानती हूँ, ये फिल्म वाला क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो है, लेकिन कैसा तजर्बा रहा इस मूवी के हवाले से, इस फेस्टिवल के हवाले से, तो पहले हमें बताएं। पहली बात तो ये है कि फेस्टिवल जो था ये करवाना एक बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई रिवायत नहीं थी। बिल्कुल। तो वी वर बीइंग द पायनियर्स और उसके लिए हमारे पास SOPs कुछ नहीं थे, तो हमें सब कुछ खुद से ही करना था। कंसीव करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है और उसको सक्सेसफुल करना है। तो बहुत हमने दिन रात मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब, बड़ा शानदार कामयाब हुआ। उस पर दो आतिशा काम ये हो गया कि ये जो इन लोगों की फ़िल्म है अबू बकर की, अली इजाज़ और बिस्मा की, इस फिल्म का मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। वो इस तरह कि मैं इनको फ़िल्म पढ़ाता था। आपको शायद इल्म हो कि पहली जो मेरी MSc थी वो कंप्यूटर साइंस के बाद फिर मैंने फिल्म ही पढ़ी थी। हाँ जी, बिल्कुल, और आगे इसी में MPhil भी किया था। तो मैं तब से ना पंजाब यूनिवर्सिटी में और UCP वगैरह में मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा रहा हूँ। फ़िल्म ही मेरा सब्जेक्ट है। तो अब इनका जो मेरे पास आया क्लास, जब जिस सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया, तो मैंने इन्हें कहा कि मुझे कोई टेलीफिल्म या कोई पैरेलल थिएटर की फ़िल्म नहीं चाहिए, सिनेमा की फ़िल्म चाहिए, कमर्शियल सिनेमा। उसमें सिनेमैटिक फ्रेम्स हों, सिनेमैटिक साउंड डिज़ाइन हो, सिनेमैटिक क्रिस्प हो, उसमें कॉमेडी हो, उसमें एक्शन हो, ये तमाम चीज़ें चाहिए। और ज़ाहिर सारी मिनिएचरिस्ट अप्रोच के साथ चाहिए। शॉर्ट फिल्म है ना, तो हो सब कुछ लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हो। तो उसमें रोमांस, गाने, ये सब कुछ जो एक पब्लिक को अपील करता है, या एक सिनेमा की रिक्वायरमेंट है जो बेसिकली। एग्जैक्टली। लोग खड़े होकर तालियां बजाएं, लोगों को पता चले कि कुछ सिनेमा के लिए अब नए लोग आ रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा हमारा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान में सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर थी। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसको दोबारा इसके कदमों पे खड़ा किया जाए। तो फिर इन बच्चों की मैंने उसी तरह लिख के बताया कि यहाँ पे फ़लाँ जो सब प्लाट है उसका क्लाइमैक्स आएगा, फिर अगले सब प्लाट का, फिर अगले सब प्लाट का, और फाइनल प्लाट का अपना अल्टीमेट क्लाइमैक्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। तो अल्लाह भला करे अबू बकर आसी का और अली इजाज़ का और बिस्मा भट्ट का कि इन्होंने बिल्कुल वैसे ही जो मेरा ख्वाब था उसको एग्जीक्यूट किया। ये बात है। अमेजिंग। अबू बकर, आप भी बताएं, आपने लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है, कैसा एक्सपीरियंस था जब, चूँकि ज़ाहिर है एक उस्ताद आपको बता रहा हो तो वैसे भी प्रेशर होता है, और फिर पहली मूवी बनाना और फिर पहला फिल्म फेस्टिवल होना, उसमें प्रेजेंट करना, लॉट्स ऑफ प्रेशर एंड ऑल। हाँ सर, सबसे पहले बात ये थी कि फीचर फिल्म में मार्जिन ज़्यादा होता है और हमारे पास थी शॉर्ट फिल्म। और जिस तरीके से सर की डिमांड थी, जो वेरिएशन चाहिए थी हमें, जिसमें हमने कॉमिक रिलीफ भी देना था, रोमांटिक टच भी देना था और साथ में हमने थ्रिलर भी दिखाना था, ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल थी शॉर्ट फिल्म में। लेकिन चैलेंज था, एक्सेप्ट किया हमने और अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह से सोचा। मुझे बताएं कि जाहिर है एक शॉर्ट फिल्म का आइडिया, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम बाउंड है, आपको हर चीज़ दिखानी है और उसमें क्रिस्प होना बड़ा ज़रूरी है कि ऑडियंस जो अगर कोई मूवी देख रहा है तो वो उसके साथ जुड़ा रहे। ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि समटाइम्स आपको पहली नज़र में लोग एक परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं कि बुरी है, क्योंकि अगर आपने कोई लूज बॉल दी ना तो वो फौरन से पकड़े जाते हैं। तो सारे क्रिस्प को मेंटेन करना थ्रू आउट द शॉर्ट फिल्म, हाउ चैलेंजिंग इट वाज? बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ऑडियंस को ग्रैब करना है तो आपका जो स्टार्टिंग वाला टाइम पीरियड होता है ना, उसमें अगर आपने पकड़ लिया ऑडियंस को तो एंड तक रहती है। और यही था कि जो मेरा स्टार्ट था और जो एंड था उसमें मैंने वही वेरिएशंस रखी है। मैंने 2-2 मिनट की वेरिएशंस रखी थी कि 2 मिनट में अगर कोई सीन देख रहा है ना तो वो ग्रैब होता रहेगा। उसमें कॉमिक रिलीफ बहुत ज़रूरी है, किसी भी फिल्म के लिए कॉमिक रिलीफ बहुत ज़रूरी है, वो एंड तक रहना चाहिए क्योंकि वही ऑडियंस को बिठा के रखता है, नहीं तो ऑडियंस बोर हो जाती है। और उसके साथ जो रोमांटिक टच है वो, क्योंकि 2 मिनट का जो मैंने रोमांटिक टच दिया था बिस्मा का, वो सिर्फ गाना था, सॉन्ग था, और वो बीट टू बीट सॉन्ग मैच कर रहा था बिस्मा को। और सॉन्ग वो इतना अच्छा था जो सोचा हुआ था कि ऑडियंस क्लैप करेगी, शाउट करेगी, और उसी तरह था कि बहुत ज़्यादा अप्लॉज मिला हमें ज़बरदस्त वो वाले पे।
चलिए इस हवाले से मैं अहमद साहब से पूछूंगी, लेकिन दोनों चूंकि कास्ट भी हमारे साथ मौजूद है। बिस्मा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ शॉर्ट फिल्म? इट वॉज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और सर अहमद अवाद साहब और अबू बकर ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था इस कास्ट के लिए। और जब ये सिनेमा में लगी थी, थ्रू आउट सबके रिस्पॉन्स जो था वो बहुत अनबिलीवेबल था। मतलब एक सब इतना शूट कर रहे थे, शाउटिंग हो रही थी, क्लैपिंग हो रही थी। वो जब गाना आया, वही आप वाली बात के एक टाइम आता है कि बोर हो जाते हैं, कोई बोर नहीं हुआ, पता लग रहा था हम कोई बैठ के मूवी देख रहे हैं। ओके, लवली। तो अच्छा बिस्मा, मुझे ये बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में, कैसा कैरेक्टर था? चैलेंजिंग था क्योंकि इट वाज योर फर्स्ट टाइम, और फिर उसमें ज़ाहिर है आप पे प्रेशर भी होता है, कुछ कन्फ्यूजन भी होती है, तो कैसे टैकल किया सारी चीज़? प्रेशर तो था, बहुत प्रेशर था, और कुछ मौसम भी बहुत गर्मी था, वो रीटेक्स वगैरह बार बार मेकअप सब कुछ। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू अबू बकर और सर, जिन्होंने इस चीज़ को बहुत स्मूथली लेके चले और अच्छा रिस्पांस मिला हमें इस चीज़ का। ज़बरदस्त। अली इजाज़, आप भी बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा था शॉर्ट फिल्म का? या पहली दफ़ा था या इससे पहले भी आप कर चुके थे इस तरह का कोई प्रोजेक्ट? ये पहले भी कर चुका हूँ और बाकायदा यहाँ पे शो भी कर चुका हूँ। ओके। और लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था। जाहिर सी बात है, जब आप कोई काम करते हो, नया काम करते हो, तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है और आप विल होते हो कि आप अच्छा करो, आप ऑडियंस को ग्रैब कर सको। लेकिन एक डर भी होता है कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आप स्क्रीन पे टिक नहीं पाओगे और आप आगे नहीं जा सकोगे। तो बेसिकली सर का यही मकसद होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को पॉलिश कर सकें और उनको आगे जाने के लिए पुश कर सकें, और वही आगे जाते हैं जो मेहनत करते हैं और जो सर की इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। तो हमने वही किया और ऑडियंस ने देखा, और आज आप भी हमें देख रही हैं और इसी तरह लोग भी हमें देख रहे हैं। हम तो अपने कैरेक्टर के हवाले से बताएं, कैसा कैरेक्टर था आपका? मेरा जो कैरेक्टर था वो एक विलन का था बेसिकली। तो उसके लिए मैं ये सोच रहा था कि मैं अब इसको किस तरह करूं। एक डिफरेंट कैरेक्टर है, हर बंदे का होता है कि मैं हीरो आऊं, लेकिन मुझे था कि मुझे अब विलन अगर बना दिया है तो मुझे अब प्रॉपर तरीके से बनना है कि लोग देखें और वो कहें कि वाकई विलन है। तो मैंने उसके लिए प्रैक्टिस की और सर से कंसर्न किया कि सर मैं इसको किस तरह करूं। फिर उन्होंने गाइड किया कि आप इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की ये जो लहजा है आप इस्तेमाल कर सकते हो जो लोग पसंद करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, किचन में से भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं फ्राई होने की। मुक़द्दस, क्या बना रही हैं आप? क्या रेसिपी है, क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है? चिकन थाइस चाहिए होंगी। पहले उनको मैरिनेट किया बटर मिल्क के साथ हॉट सॉस में और पेपरिका, गार्लिक पाउडर एंड सॉल्ट के साथ ओवरनाइट, और उसके साथ फ्लावर है जिसके अंदर मैंने सीज़न किया इसको ऑरेगानो के साथ, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर एंड सॉल्ट। ठीक है। और उसके साथ अब मैं उसको इसके अंदर कोटिंग की है, उसके बाद ओवरनाइट इसको मैरिनेट करने के बाद, और मैं उसको सिंगल फ्राई करूँगी और सिंगल कोटिंग ही करूँगी। सिंगल कोटिंग करूँगी और सिंगल फ्राई, क्योंकि डबल फ्राई करने से वो बहुत हार्ड हो जाता है और फिर वो आपको मतलब खाने में बहुत प्रॉब्लम देता है। बिकॉज सैंडविच है, हम इस तरह से। ठीक है। और साथ मैंने ये सॉस बनाई है, ये भी मस्टर्ड पाउडर और मेयो है, उसके अंदर गार्लिक पाउडर है, साथ में इसके साथ सॉल्ट है और थोड़ा सा पेपरिका है। ओके। तो ये सॉस मैंने लगाई है ब्रेड की स्लाइसेस पर। ठीक है। और अब मैं इसके साथ या रखूँगी इसके साथ आइसबर्ग, और उसके ऊपर चिकन आएगा, चीज़ स्लाइस आएगा, और उसके बाद हम इसको बटर के साथ थोड़ा सा इसको टोस्ट करेंगे। ओके। हाँ, सो दैट चीज़ मेल्ट हो जाए और ऊपर अच्छा सा गोल्डन क्रस्ट आ जाए। हाँ, तो वैसे चीज़ इज़ लाइक ऑप्शनल, बहुत सारे बच्चे नहीं पसंद करते। अगर आप डाल लें तो मतलब फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा, अगर नहीं भी डालें तो दैट्स फाइन। ठीक है। अच्छा अहमद हमाद साहब, अभी आप बात भी कर रहे थे ये आपके स्टूडेंट्स भी, कि जिस तरह से हमारे सिनेमा की रिक्वायरमेंट है, बट टाइम, शॉर्ट फिल्म्स का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ OT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम शॉर्ट मूवीज़ और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारे सिनेमा के अंदर भी शॉर्ट फिल्म्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा आना चाहिए, ना कि हम प्रॉपर एक फिल्म की तरफ जाते हैं और उससे हमारी ऑडियंस को आहिस्ता आहिस्ता आदि दोबारा से करना है सिनेमा की तरफ आने के लिए? जी अर्मिला, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिनेमा में शॉर्ट फिल्म को रिलीज़ करना चाहिए, और हमने ये काम भी पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ कि जब हमने इन लोगों की फ़िल्म बनवाई तो मैंने जाके सिनेमा में रिलीज़ करवाई।
मैंने कहा कि चूंकि बनाई ही सिनेमैटिक है, लिहाजा सिनेमा में जाके इसको एक्सपीरियंस करें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिनेमा में जब आप जाते हैं तो यू डोंट वॉच अ फिल्म ओनली, यू एक्सपीरियंस रादर। आपकी तमाम हिस्सियात काम कर रही होती हैं, आपको पता होता है कि कान जो हैं वो आवाज़ कहाँ से सेंस कर रहे होते हैं, ऊपर से आ रही है, इधर से आ रही है। इसी तरह बल्कि मॉडर्न सिनेमा जो है, जिसको हम 3.5D 3.5D कहते हैं, उसमें तो बाकायदा आपको वाइब्स भी महसूस होती हैं, स्मेल भी आ रही होती है, और फ्यूम्स अगर आ रहे हैं वो आपके चेहरे से टकरा भी रहे होते हैं। तो जदीद सिनेमा तो बहुत एडवांस हो गया। तो ये तो है सिनेमा की बात कि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि शॉर्ट फिल्म की प्रैक्टिस जो है, दरअसल ये वो उसी तरह नेट प्रैक्टिस है जो कि बड़ा हो के अब आपने टेस्ट मैच खेलना है। शॉर्ट फिल्म एक टेस्ट मैच नेट प्रैक्टिस है उस टेस्ट मैच के लिए, जिसको हम कमर्शियल सिनेमैटिक फ्लिक कहते हैं। तो जहाँ तक बात है शॉर्ट फिल्म के सिनेमा में लगने की, उसमें एक ज़रा सा प्रॉब्लम ये होता है कि इसकी चूँकि ड्यूरेशन कम होती है, लिहाजा जो घर से देखने आएगा उसका टिकट जो है वो इतना 1200, 1500, 2000 देने के बाद वो 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की फिल्म देख के वापस नहीं जाना चाहेगा। आपको पता है कि ये सिनेमैटिक या बल्कि थिएट्रिकल जो हमारी ट्रेडिशन है हज़ारों साल पुरानी, यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की भी और वेस्ट की भी, ये इसी तरह ये कि बैठें, आराम से बैठ के अपने आप को आइडेंटिफाई करें कैरेक्टर्स के साथ, और उसके बाद कैथारसिस करके आप उठें, और जब 3-3.5 घंटे देख लें आप, तो आपको लगे कि ये आपने ज़िंदगी गुजारी है थिएटर पर। तो ये वाला एक्सपीरियंस देने के लिए सिनेमा में भी फुल लेंथ जो फीचर लेंथ होती है वो 120 मिनट 110 मिनट तक वो कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शॉर्ट फिल्म को सिनेमा में बस इसी तरह एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे तो ज़रूर लाना चाहिए। जब इंटरनेशनल मुकाबले मुनक़द हो रहे हो, अल्लाह करें पाकिस्तान में भी हों, हम भी देखें कि स्पेन की, इटली की, ईरान की और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की और लैटिन अमेरिका की जब शॉर्ट फिल्म आती है वो भले डब हो के आए या सबटाइटलिंग के साथ है, हम देख सकें शॉर्ट फिल्म, ताकि उनकी अप्रोच देखें, उनको देखें कि कितनी गैजेटरी काम देखें बिल्कुल, कि एक 20-25 मिनट की फिल्म में उन्होंने कितने करोड़ रुपया जो खपा दिया। हमारे पास तो चंद हज़ार होते हैं और हम ज़ाहिर है उसमें उसी के अंदर रह के गुजारा कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल बात ठीक है आपकी कि सिनेमा में होना चाहिए, लेकिन इसको आदत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बहरहाल सिनेमा जिसने बनाया है उसने स्टूडेंट को सिखाने के लिए नहीं बनाया, उसने पैसा कमाने के लिए बनाया। स्टूडेंट को सिखाने का काम हमारा है, यूनिवर्सिटियों में है। नहीं, आप बड़ा ज़बरदस्त सिखा रहे हैं। मैं आपसे एक और सवाल भी, चूँकि आपका फिल्म से बड़ा पुराना एक ताल्लुक भी है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है, बट व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड के स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स सिनेमा, मूवी, फिल्म, क्योंकि पहले इट वाज अ टैबू। मतलब आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट एडमिशन इन जर्नलिज्म और मैंने फिल्म एंड टीवी के लिए कहा, तो लाइक कि तुमने फिल्मों में काम करना है, ड्रामों में काम करना है, सो वो एक टैबू विद टाइम ब्रेक तो हुआ है, बट स्टिल डू यू थिंक कि एक्सेप्टेंस आई है सोसाइटी की टुवर्ड्स दिस स्पेसिफिक टॉपिक के ये सीखने वाला काम है, ये ऐसे कहीं नहीं कि आपने मूवी बना ली, उठ के कैमरा पकड़ा और आप बैठ गए, इट्स अ प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा फरमाया है। असल में अभी हम अब तो देखें डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म पंजाब यूनिवर्सिटी में बन गया है, जो कि हम समझते थे कि बड़ी पसमानदा यूनिवर्सिटी है या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे वहाँ पे आते हैं, लेकिन आज भी ये टैबू है और लोग कहते हैं कि अच्छा कितने दाखिला नहीं मिले आते, चलो फिल्म पढ़ ले हो या बिल्कुल। यही तो एक तो ये है, दूसरा ये कि शुरफा के जो बच्चे हैं वो ये हेजिटेट करते हैं कि हम यहाँ पे ना आए तो अच्छा, लोग हमें क्या कहेंगे, एक ख़ास लफ्ज़ है हमारे मुआशरे में वो बोलते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि जो पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं, जैसे ये बच्चे हैं या इनके घर वाले, उनको मालूम है कि जदीद जंग जो है, जदीद वॉर्स, मॉडर्न वॉर्स, those are not fought in the battlefields, those are fought on screen। सबसे पहले नैरेटिव बिल्डिंग की जंग होती है, नैरेटिव बिल्डिंग होती है स्क्रीन पर, और सबसे अच्छा जो नैरेटिव है वो जज्बात के, इमोशन के कैप्सूल में खिलाया जा सकता है अपने हिमायत में या दुश्मनों को। तो आप बजाय एक देखें, एक तरफ टॉक शो है, 800 घंटे का टॉक शो एक तरफ और एक 3 घंटे की फिल्म एक तरफ, जो वो फिल्म तासुर छोड़ेगी उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तान जब ये फॉल ऑफ ढाका हो रहा था, तो तारक इस्माइल सागर साहब ने अपने नावल में लिखा कि एक फ़िल्म वहाँ के फिल्म मेकर ने बनाई, वो इतनी पावरफुल थी, एक तो वो खिड़की तोड़ रश उठा रही थी, दूसरा वो इतनी पावरफुल थी कि जब लोग पाकिस्तान वो निकलते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बनी हुई फिल्म देख के, मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, नफ़रतें उनकी रगों में जो है ना जहर वो भर देती थी वो एक फ़िल्म। वो उतना टॉक शो, वो अखबार की इदारी है, वो कॉलम्स नहीं कर सकते जो फिल्म कर सकती है। तो ये वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जदीद ज़माना है ही स्क्रीन पे जंग लड़ने का, और स्क्रीन भी जो बेहतरीन चीज़ है वो बड़ी स्क्रीन है, और नैरेटिव बिल्डिंग के लिए फ़िल्म से अच्छा कोई मीडियम नहीं है। लेनिन रशिया का, उसने कहा था कि सेमी लिटरेट मुआशरे में सिनेमा का किरदार जो है वो सबसे ज़्यादा है जो सोशल चेंज लेके आता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन द एंड अबू बकर, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? क्या करना है? शॉर्ट फिल्म्स, मूवीज़, क्या सोचा है?
वैसे तो मैंने जो डेब्यू किया था वो 2019 में मानत अली के साथ किया था, सेकंड लीड की थी मैंने उसमें। एक सॉन्ग था सूफी स्क्वाड पे, और आगे यही सोचा हुआ है एज एन एक्टर, एज ए हीरो, क्योंकि बाहर थिएटर भी कर रहा हूँ मैं और मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी की हैं और कुछ एड्स भी किए हैं। और क्योंकि आपको पता है सारी मार्केट कराची में है, तो आपको मूव ऑन करना पड़ता है कराची के लिए। तो आगे बस जैसे ही ये खत्म होता है तो इंशाल्लाह। लवली। विस्मा, व्हाट आर योर प्लान्स? क्या सोचा है आगे? आगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इसको परसू करेंगे, नहीं तो मैं अपनी फील्ड, मेरी एक डिफरेंट फील्ड भी है, उसको ही लेके चलेंगे। अली, आपका क्या प्लान है? मेरा तो एक्टिंग ही है, बचपन से शौक है कि एक्टर बनना बड़ा होगी, यही है आगे इसको ही परसू करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। हमारे साथ जी फिल्म ट्विस्ट ऑफ फेट की कास्ट और उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद अमाद साहब मौजूद थे, इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन की क्या सूरत हाल है ये भी जानेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। किचन में ऑलमोस्ट काम हो गया है, लेकिन साथ साथ सर्दियों के अंदर आपने अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। और उसके लिए आपको पता है कि स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सर्दियों में स्किन को डल कर देती है। तो आप अपनी स्किन को फ्रेश कैसे रखना है, सर्दियों में इसका ख्याल कैसे रखना है, डॉक्टर अरीज खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अरीज, स्किन रिलेटेड इश्यूज सर्दियों में बहुत ट्रिगर होते हैं बहुत सारे लोगों के। विंटर्स में तो हम जब भी बात करते हैं कि वेदर चेंज हो रहा होता है, ड्राइनेस और ये चीज़ें तो बड़ी कॉमन है। मैं चाहूँगी सबसे पहले तो जो मसाइल आप एज अ डॉक्टर समझती हैं कि विंटर्स में बहुत ट्रिगर होते हैं, उनको पॉइंट आउट कीजिएगा। सबसे पहले हर पेशेंट जो भी आता है उसका एक ही होता है कि जी हमारे बहुत फेस ड्राई हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, फ्लेकी हो रहा है, हम जितना मर्ज़ी मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं लेकिन ये कि वो ड्राइनेस नहीं जा रही है। और ख़ास तौर पे क्योंकि हम एक बड़े वो आप कह लें कि लंबे फेस से गुजरे हैं जो स्मॉग वाला था, अब उसने बहुत सारे लोगों की स्किन कंडीशंस कम्प्लीटली चेंज कर दी हैं। वो तमाम लोग जिनकी स्किन ऑयली भी होती थी, इस वक्त वो भी हमें कंप्लेन यही करते हैं कि जी हमारी ड्राई स्किन है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा हमें देखने में आ रही है कि बहुत छोटी उम्र के बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा चीज़ आ रही है। अच्छा। हर एज में। पहले हमारे पास एक होता था कि किसी भी एज में आप कह लें कि बहुत सर्टन लिमिट्स होती थी जिस पे आके लोग कंप्लेन कर रहे होते थे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे एक्नी हो गई या ड्राइनेस हो गई। लेकिन अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मतलब आप ये कह लें 6-7 साल के बच्चों से लेके आपके पास मतलब 70 और 75 तक के लोग आ रहे होते हैं कि जिसे बहुत शदीद इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं। जिनको एक्जिमा है वो उनका बहुत ज़्यादा इस वक्त स्वेयर हो जाता है, सोराइसिस है वो कंडीशंस बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेटली हमारा इस वक्त मौसम की कंडीशन ऐसी है कि ह्यूमिडिटी का लेवल तकरीबन ना होने के बराबर होता है। ड्राइनेस है एक। हाँ, तो वो फिर हमें चेंज करनी होती है अपनी प्रोडक्ट से लेके, रूटीन से लेके, हर चीज़ चेंज करनी है, डाइट से लेके भी। तो वो आपका जो एक स्विच और ट्रांजिशन है वो आपको बड़ा स्मूथ होना चाहिए। हमारा क्योंकि वो होता है इस्तकबाल स्मॉग के साथ है, बहुत ही धुंधला, तो अब फिर नया काम शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में। मतलब वही आप कह लेना कि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चेंज हो रहा होता है, तो फिर वो रूटीन लोगों के लिए बाज़ दफ़ा वो चेंज कर रहा, वो कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं कि अच्छा जितनी देर में हम ये अडेप्ट करते हैं उतनी देर में दूसरी वो एक आ जाता है, अगला मौसम आ जाता है। अभी अब सर्दी है तो मुझे तो लगता है खैर ये शायद हार्डली कोई 1 to 2 months हो, इससे ज़्यादा तो 1 month, that's what we are expecting। लेकिन वो इसके अंदर ये स्किन का काम कर जाती है। हाँ, अच्छा डॉक्टर अरीज, अब किया क्या जाए? जाहिर है हमारी स्किन के इश्यूज हैं, ड्राइनेस सबसे मेन है, उससे रिलेटेड बहुत, क्योंकि स्कैल्प के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही होती है, आपकी डैंड्रफ और ये शिकायत होती है क्योंकि वार्म वाटर से हम शावर ले रहे होते हैं। करें क्या? अच्छा, अब वार्म से तो शायद नहीं, हॉट वाटर से यूजुअली लोग ले रहे होते हैं ना। अब उसमें आपने हम ये तो कह नहीं सकते कि जी आप ठंडे पानी से शावर लें, बड़ा मुश्किल है। अब उसका तरीका ये है कि आप जितना उसको कम गर्म रख सकते हैं वो करें, और दूसरा आपने उसका कांटेक्ट टाइम कम कर देना है। यानी कि अब अगर आप आधा पौना घंटा शावर के नीचे खड़े हैं तो उसको आपने रिड्यूस कर देना है। उसको कोशिश करें
कि यू शुड डन इट इन विद इन 10 to 15 मिनट्स। तो उसके बाद आपने जैसे ही शावर से निकलना है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम जब आपने मॉइस्चराइज करना है। आप ये जो बॉडी ड्राई करने के बाद या फेस को कंप्लीट ड्राई करने के बाद मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मॉइस्चराइज़र का बेसिकली पर्पस दो होते हैं, एक तो उसके अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो, और दूसरा ये कि उसने आपकी अपनी स्किन का मॉइस्चर लॉक करना है। तो जब आपने की स्किन में मॉइस्चर या नमी है ही नहीं तो वो लॉक किस चीज़ को करेगा, ठीक है। तो आपने जैसे ही निकलना है डैम्प स्किन के ऊपर, आपका फेस हो गया, हैंड हो गया, आपके फीट हो गए, जो भी आपके बॉडी पार्ट्स, क्योंकि ओवरऑल आपको स्ट्रेची फील हो रहा होता है, तो वो एक बेस्ट टाइम है जब आपने मॉइस्चराइज करना है। बॉडी बटर्स बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज़ ये कि अगर जिनके पास बॉडी बटर्स नहीं है, घी भी अच्छा काम करता है। अच्छा, हाँ, मलाई, घी, ये लेकिन नहीं वो थोड़ा स्मेल का इशू नहीं होगा? अगर जिनको नहीं है तो मतलब वो यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मलाई बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। ओके। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ अपनी डाइट में आप शामिल करें, मतलब डाइट में तो नहीं, मैं ये कहूँगी आप अपने मतलब वाइटामिन के इंटेक्स जब आप ले रहे होते हैं, विटामिन डी ज़ाहिर है धूप में आप कोई नहीं बैठ पाता, तो विटामिन डी के इंटेक को बढ़ाएं। दूसरा आपने ओमेगा 3, ओमेगा 3 आप खुद देखेंगे जब आप डेली रूटीन में उसको आफ्टर ब्रेकफास्ट स्टार्ट करेंगे, एक तो दोपहर के बाद आपने नहीं उसको लेना, इसलिए आपने जो टाइम आपका ब्रेकफास्ट के बाद और आपके लंच से पहले, हाँ, उस टाइम में दैट इज़ द बेस्ट टाइम। तो आप खुद देखेंगे कि आपके स्किन के मॉइस्चर लेवल्स बहुत बेहतर होंगे। अच्छा, हाँ, तो ओमेगा 3 और इसका सोर्स क्या है हमारी डाइट में? अगर हम डाइट में फिश, ठीक है, और वो सर्दियों में तो सर्दियों में होती है। देखिए, ये अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक निज़ाम है कि जो चीज़ आपके लिए जिस मौसम में उसका फ़ायदा है वही उस मौसम में आपको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे दी है, तो उसका फ़ायदा है। नट्स है, दैट इज़ द बेस्ट सोर्स, आप उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा दही वगैरह का इस्तेमाल करें। अक्सर लोगों को लग रहा होता है कि नहीं जी दही ठंडा है, लेकिन दही को अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं और वो आपके लिए हर सीज़न में बहुत अच्छे होते हैं। और जो क्लेंजिंग्स हैं उनको हार्श नहीं रखें, अब आपकी बहुत माइल्ड क्लेंजर्स होने चाहिए। स्क्रबिंग बंद कर दें, एक्सफोलिएटर्स का इस वक्त कोई काम नहीं है, एक्सफोलिएशन करनी है तो 10-15 दिन के बाद करें। अच्छा, स्क्रबिंग बिल्कुल बंद कर दें? हाँ, स्क्रबिंग बंद कर दें, क्योंकि स्क्रबिंग बहुत ओवर ड्राई कर देगी और वो आपके बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस को बढ़ा देगी। माइल्ड एक्सफोलिएटर्स के साथ आपने काम करना है और उसके बाद फ़ौरन मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी है। बेस्ट ये है कि आपने सैंडविच टेक्निक करनी है, यानी कि आपने क्लेंजिंग की, उसके बाद आपने हाइलुरोनिक एसिड लगाया, ठीक है, डैम्प स्किन के ऊपर, उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाया और फिर सन ब्लॉक। हाँ, मेरा एक सवाल अब सन ब्लॉक का ही था अगला, कि हम नॉर्मली समझते हैं सन ब्लॉक सिर्फ हमें समर्स में इस्तेमाल करना है क्योंकि धूप बहुत तेज होती है। अच्छा, नहीं, वो हमें समर विंटर को छोड़े, हमें तो इन लाइट्स में भी इस्तेमाल करना है। अच्छा। इंडोर हैं आप, आउटडोर हैं आप, घर के अंदर हैं, घर के बाहर है। जो ख़वातीन बहुत कॉमनली आकर ये कह रही होती हैं कि जी हम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं, तो हम आपके घर के अंदर, आप ये जो लाइट्स हैं इनकी रेज, आपने इनसे भी बचना होता है, ये भी ड्राइनेस कॉज करती हैं। तो आप अगर स्किन देखें तो उसमें एज बहुत जल्दी करेगी आपकी स्किन अगर आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सन स्पॉट्स के साथ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ख़वातीन अक्सर आके हमें कहती हैं जी ब्राउन हमारे चेहरे पे स्पॉट्स पड़ रहे हैं। इसे सन ब्लॉक की आदत अपने बच्चों से डालें। आप उसमें अगर अब 40 साल की उम्र में आदत बनाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए जो यंग है वो शुरू, जब भी इट्स नेवर टू लेट, सन ब्लॉक मस्ट है टू ऑल एक्सपोज पार्ट्स। ये भी नहीं कि सिर्फ मुंह, हाथ पाँव, जो भी आपके एक्सपोज पार्ट्स हैं उन सब पे सन ब्लॉक आपने लगाना है। इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त। डॉक्टर रीज आप हमारे साथ मौजूद है किचन में, मुझे लग रहा है इट्स ऑल डन। ओहो, सैंडविच बन गया है। क्या आपने किया, थोड़ा सा हमारे कैमरा ने तो दिखाया है, मुकद्दस आप एक्सप्लेन भी कर दो जो फाइनल हमने सैंडविच को देखा। मैंने उसको असेंबलिंग की उसकी, और फिर उसके बाद मैंने उसको बटर के साथ टोस्ट किया है और मैंने फिर उसकी प्लेटिंग की है, बस दैट्स इट। ओके, लवली। अब आप क्या बना रही हैं? कोल्ड कॉफ़ी। और आपने क्या क्या इसमें चीज़ें इस्तेमाल? मैंने शुगर ली है थोड़ी सी, और 1 टेबलस्पून कॉफ़ी का लिया है, 2 टीस्पून मैंने लिए हैं शुगर के, थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, गर्म पानी। अब मैं इसको थोड़ा सा बीट करूँगी, दूध है और साथ बर्फ़ है, बस। ओके, कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा, बीट करके डालिए या कॉफ़ी ऐसे ही डालिए? ऐसे भी डाल सकते हैं, बट बीट करके, अगर आपको थोड़ा फ्रॉथ पसंद है तो आप बीट करके डाल लें, अदरवाइज आप ऐसे ही यूज़ करें। परफेक्ट, आप करें काम। अच्छा डॉक्टर अरीज, हमारे यहाँ सिर्फ ख़वातीन समझती हैं कि उनको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, सन ब्लॉक की ज़रूरत है, या इन सारी
चीज़ों की। मर्द हजरात भी तो बाहर जाते हैं, उनको भी सन ब्लॉक की ज़रूरत है, उनको भी मॉइस्चराइज़र लगाना है, लेकिन दे डोंट। नहीं पता नहीं वो कौन से ज़माने के मर्द अभी भी है ट्रस्ट में। हमारे क्लिनिक में जितनी तादाद ख़वातीन की है उतनी ही मर्दों की। यस, इतने कॉन्शियस हो गए? हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल इक्वल। आप ये कहें हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स जितने फीमेल्स में उतने यंग बच्चे बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अभी को एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चे हैं मतलब आप जाने दें उनकी प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। इर्द गिर्द देखती हूँ मोस्टली पीपल आर नॉट इवन इंटरेस्टेड। वो कहते हैं अच्छा बस मॉइस्चराइजर दे दें या ये लगा लेंगे। सन ब्लॉक का तो कॉन्सेप्ट आदमियों में अभी भी मुझे लगता है बहुत कम है। नहीं वैसे खैर अब मुझे लग रहा है ओवरऑल बेहतर होना शुरू हो गया, क्योंकि शायद अब ये कि बात होने लग गई है। अच्छा, जहाँ वही बात है सोशल मीडिया के कुछ नुकसानात हैं, फ़ायदे भी हैं कि ज़ाहिर है बहुत सारे अब डर्माटोलॉजिस्ट हैं या कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहे होते हैं कि आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है, तो किसी ना किसी की बात अब कोई ना कोई सुन ही लेता है तो वो मुझे लगता है बेहतर हो रहा है। हाँ ज़ाहिर एक ट्रेंड को चेंज करने की ज़रूरत है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी रूटीन्स में शामिल करने की ज़रूरत है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि हमारे आप वो वाली एज के लोग थे जब वो कहते थे हम तो कुछ नहीं लगाते हैं तो देखो हमारी स्किन बहुत अच्छी है। तो अब हमारा अनफॉर्चुनेटली ये कि उस वक्त इतने हालात, मौसमी हालात इतने ख़राब नहीं थे। एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है ना। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके घरों में ज़्यादा ह्यूमिडिफायर्स अगर आप नहीं अफोर्ड कर, अब तो वैसे ह्यूमिडिफायर्स बहुत सस्ते भी आ रहे होते हैं, 2-3 हज़ार से लेके भी आ रहे होते हैं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें आप प्लीज़ अपने घरों या कमरों के अंदर ना खुले बर्तन में पानी ज़रूर रखें। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके जो हवा है उसके अंदर वो मॉइस्चर लेवल को बेहतर करेगा, तो उससे भी जो आपकी स्किन की कंडीशंस हैं वो बेहतर होंगे। ओह अच्छा, दैट्स वाई खुले बर्तन में पानी आप रख सकते हैं कोई। हाँ, तो वो इवेपोरेट करेगा तो आपके ज़हर जैसे भी आपके रूम के टेम्परेचर्स हाई होते हैं, एक तो हीटर्स, मेरा नहीं ख्याल है गैस आ रही है कि हीटर लगे, इलेक्ट्रिक हीटर्स चल रहे हैं आजकल, वो भी बिजली इससे अभी जो पहला बिल आएगा तो बंद हो जाएंगे। डॉक्टर अरीज कितनी रियलिस्टिक बातें करी हमारे साथ। क्या पहला बिल आने पे बहुत हम सबको गर्मी लगेगी और फिर सबके बंद हो जाएंगे, ये सर्दी ठीक है हम बर्दाश्त कर लेंगे। आई नो राइट। अच्छा डॉक्टर अरीज, आप जो आपने बताया कि हमने करने, लेकिन बहुत सारे लोग स्किन ट्रीटमेंट्स या स्क्रबिंग या एक्सफोलिएटिंग चीज़ें इस वेदर में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और स्किन ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि इस वेदर के अंदर हमें कर सकते हैं कंटिन्यू विद ऑल द फेशियल्स एंड ऑल दैट, या हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि हम अपने घर पे जो चीज़ें करें? आप फेशियल्स का कोई इशू नहीं होता, आपका मसला आता है पॉलिशर्स का या ब्लीच का। वो क्योंकि आपकी स्किन को ओवर ड्राई करती हैं, वो वैसे ही पूरा मॉइस्चर उड़ा देती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें। फेशियल्स में कोई हर्ज नहीं है, ओवर स्टीमिंग नहीं करनी है आपने, स्टीम आपकी स्किन को ड्राई कर देगी। इसी तरह आपने जिस तरह बताया हार्ड स्क्रब्स इस्तेमाल नहीं कर रहे आप, मास्क जो है वो ऑयल बेस्ड या क्रीमी मास्क का इस्तेमाल करेंगे, वो आप पील ऑफ मास्क नहीं इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप मतलब इफ़ यू कैन अफोर्ड इट तो हाइड्रा फेशियल इज़ द बेस्ट टू हैव इट, क्योंकि दैट मीन्स हाइड्रेशन। लेकिन जनरली जहाँ पर हाइड्रा फेशियल सही मानों में हो रहा है, अगर आप पॉलिशर के साथ दे रहे हैं प्लीज़ वो। और पता ये जो हर जगह पे आपको सैलून में भी हाइड्रा फेशियल मिल रहा है, आपको एक एस्थेटिक वाले के पास भी मिल रहा है, आपको किसी के पास भी मिल रहा है, प्लीज़ अवॉइड करें ऐसी जगहों से। क्योंकि अभी मैंने अपनी एक फ्रेंड सर्कल में आई हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने खातून को देखा कि वो किसी सैलून से करा के आई थी हाइड्रा, मतलब सैलून वालों को सिर्फ वो फेशियल्स पता है जो कि वो हाथ से कर सकते हैं। देखिए अब बात ये है कि ये आपका प्रोफाइल है, ठीक है, अगर आप उसके पास जा रहे हैं तो वो आपको घर से तो लेने आ नहीं रहे, तो ये आपको पता होना चाहिए जाए ना। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आपने किसके पास जाना है ना। आप किसी भी फर्ज करें कोई प्रोडक्ट भी आपने लेनी होती है तो आमतौर पे अब ये होता है कि सीरम्स के बारे में आप देख लें, लोग कितना सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन अपने मुंह उठा के किसी के भी आगे रख देते हैं। और ओवर द काउंटर मैंने देखा है कुछ लोग समझ, उनको अक्सर लोगों को बहुत एक ब्रांड है जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है, उसके सीरम्स बहुत हार्श हैं और लोग ऐसे इस्तेमाल करें, दे डोंट इवन कंसल्ट अ डॉक्टर कि भाई हमारे मुंह पे सही लगेगा भी कि नहीं। हमारे पास इस वक्त लोग आते हैं तो वो पहली बात तो ये कि वो उन्होंने बताया हम ये तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब बताएं क्या कर रहे हैं। पहले ही बताते हैं और उसके बाद वो आके कहते हैं जी हम आपको बता रहे हैं कि ये कर दें। हाँ। ये एक जो चीज़ होती है वो अपना डायग्नोसिस खुद करके आए होते हैं, ठीक है, वो ट्रीटमेंट प्लान अपना खुद बना कर आए होते हैं कि चीज़ अब वो हमें ऑर्डर देते हैं कि ये कर देते। तो मैं तो फिर अक्सर यही कहती हूँ मशीन ले जाए, फिर आप कर जो खुद लें, मतलब इतने टैलेंटेड तो आप हैं तो बाकी का भी कर लें, मेरी क्या जरूरत है। फ्रस्ट्रेटिंग है डॉक्टर होना भी, आई कैन इमेजिन।
क्या ही कर सकते हैं, एक बंदा आ रहा है कह रहा है मैंने सब कर लिया, अब आप बताएं क्या करना है। अब अच्छा दूसरा रेटिनॉल्स प्लीज 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 इस मौसम में बंद कर दें। जो रेटिनॉल यस बिल्कुल बंद कर दें रेटिनॉल। तो जिससे पूछो वो रेटिनॉल की उसकी नाइट केयर या स्किन केयर रूटीन में है। रेटिनॉल आपकी उसका भी पीलिंग इफेक्ट है ना, ठीक है, तो उसको आपने बंद कर देना है। आपने जो इस मौसम में आप सीरम्स लगा सकते हैं, हाइलोनिक एसिड है, बेस्ट है, वो लगाएं, दिन में 10 दफ़ा भी लगाएं, 20 दफ़ा भी लगाएं, उसका कोई मसला नहीं। बहुत दिल कर रहा है बस नहा लें उससे, है ना। विटामिन सी लगा लें, हाइलोनिक एसिड लगा लें, इसके अलावा बाकी चीजें बंद कर दें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अरीज, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरीज खालिद हमारे साथ मौजूद थी जी। स्किन केयर रूटीन आपकी विंटर्स में क्या होनी चाहिए उस वाले से बता रही थी। और मुकद्दस का खाना तैयार हो गया है, कॉफ़ी भी तैयार हो गई है और सैंडविच भी तैयार हो गया है। सो मुझे बताएं कि फाइनल शक्ल दिखाएं जी, ये कितनी जल्दी बनता है मुकद्दस खाना, ये बताएं। बन तो जल्दी जाता है अगर आपको बनाना आता है और आपको पता है कि क्या क्या टाइम बनना, तो आप मैरिनेशन इज द की, हाँ उसमें आपको टाइम लगता है, बाकी तो मुझे लगता है कि जल्दी इट्स अ क्विक थिंग, क्योंकि चिकन थाइज यूज होती हैं तो वो कुक भी जल्दी हो जाती है और उनको ज़्यादा ओवर कुक करो तो उसका मॉइस्चर भी लूज हो जाता है, इसीलिए उसको जल्दी से आप कुक कर लें। ओके, तो उसके बाद असेंबलिंग में तो हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। लवली लवली, थैंक यू वेरी मच मुकद्दस। और आपके साथ कौन है ये मेरी फ्रेंड निसा। निसा देखें ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको किचन में हेल्प करें। निसा आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। मुकद्दस और निसा हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर अरीश खालिद भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।